नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चन सीरीज का अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन सीरीज हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, जिसको आप केवल ग्राफिकल मेथड से ऑब्जर्व करके आंसर्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इक्वेशंस फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, सारे क्वेश्चन सीरीज हैं, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बस आप सब लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, हर एक स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंचने चाहिए, सब तक लेक्चर पहुंचे, इतना ही आपका काम है। सारे वीडियोज फ्री हैं, यूट्यूब पे हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। आप सब लोग कभी भी आप अपना टाइम निकाल के देख सकते हैं। अगर आप रूटीन वाइज देखेंगे तो आपकी पंक्चुअलिटी आएगी और आप बहुत अच्छे ढंग से और भी सीख पाएंगे। एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए। सुबह 7:30 बजे लेक्चर लग रहे होते हैं, तो मॉर्निंग में आप इसको देखिए और बहुत शानदार लेक्चर है। एकदम सुबह जगने की आदत भी पड़ जाएगी और एक अच्छा सा लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम लोग तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो घंटी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पे भी है, सब जगहों पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज आपका गिरजेश लर्निंग पॉइंट ही है, जिसको आप जुड़ सकते हैं जैसे भी। तो हम क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें क्या करना है? मिलाना है, सुमेलित करना है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो कोड्स आपको नीचे दिए गए हैं, उसको देखते हुए करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, ठीक है। पहला, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट आपका कांस्टेंट है, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? शियर फोर्स होता है वो क्या होगा? 0। तो जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा वहां पर शियर फोर्स 0 होगा, क्योंकि उस समय आपका स्लोप, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो पहले का क्या हो गया? द शियर फोर्स इज 0 ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम। तो शियर फोर्स उस समय क्या होगा? 0 होगा ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम। जहां पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा वहां पर आपका शियर फोर्स 0 होगा। अगला, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब ध्यान दीजिएगा, ये बात तो आप नोट कर लिए होंगे। अब बताइए, आपका बेंडिंग मोमेंट कर्व है, कोई भी बेंडिंग मोमेंट आपका कर्व, बेंडिंग मोमेंट कर्व किसके बीच बनता है? बेंडिंग मोमेंट और लेंथ के बीच में। ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे कोई एक जनरल कर्व मान लेते हैं। तो ये जब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, कोई भी वैल्यू, जब आपका ये एम मैक्स या मिन, तो जब आप मैक्सिमा या मिनिमा निकालेंगे तो पहला स्टेप क्या करते हैं कि स्लोप इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? 0। क्यों ऐसा करते हैं कि जहां भी ये मैक्सिमा मिनिमा होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा, वहां पर इसका स्लोप 0 होगा। वहां इसका क्या होगा? स्लोप 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम या मिनिमम जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट होगा, जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा, वहां पर इसका स्लोप 0 होगा। dm/dx 0 होगा। कैसे स्लोप 0 होगा? भैया यहाँ पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है तो एंगल 0 बना रहा है, तो tan 0 0 हो गया। तो जब आपका इसका स्लोप 0, और इसका स्लोप होता क्या है? बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होता है? शियर फोर्स। तो जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पर शियर फोर्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। आप समझ, जहां पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पर आपका शियर फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो शियर फोर्स इक्वल टू 0। अब बताइए कहां पे लिखा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर नहीं, शियर फोर्स चेंजेस साइन। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ? शियर फोर्स 0 नहीं लिखा है, शियर फोर्स चेंजेस साइन। बताइए शियर फोर्स चेंजेस साइन का क्या मतलब हुआ?
कि ऐसे कि अगर कॉन्टिन्यूअस कर्व साइन चेंज करे, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसकी बात नहीं करते, अगर कॉन्टिन्यूअस कर्व आपका साइन चेंज करे तो कॉन्टिन्यूअस कर्व के साइन चेंज करने का मतलब है कि वो जीरो है वहां पर, चाहे वो बढ़े इधर की तरफ और चाहे उधर की तरफ, तो उस समय वो वहां पर क्या है, जीरो है। तो ये दूसरा का मतलब ही हुआ कि द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज जीरो। कोई भी साइन चेंज करने का मतलब ये, अगर कॉन्टिन्यूअस कर्व है तो साइन तभी चेंज होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तभी होगा जब बीच में जीरो होगा, तो उस समय क्या होगा, ये जीरो होगा। तो आपका क्यू का क्या हो गया 2, क्योंकि आपका कहीं पर भी जीरो नहीं लिखा था। शियर फोर्स इज जीरो लिखा तो है पर ओवर द पोर्शन है, एट द सेक्शन नहीं। ये जहां पर स्लोप जीरो होगा वो एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा, ना कि पूरा पोर्शन होगा। स्लोप आपका यहां पर नहीं, स्लोप जीरो है, यहां पे स्लोप जीरो नहीं है, स्लोप केवल मैक्सिमा या मिनिमा पर जीरो है, चाहे वो मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो। तो ये पूरा पोर्शन नहीं, एक सेक्शन है, और सेक्शन है तो वहां पर शियर फोर्स क्या कर रहा है, चेंजेस साइन। अगला इसी को हम करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो पहला आपका क्या हो गया 4, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, द शियर फोर्स इज जीरो ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम, द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम, देन शियर फोर्स चेंजेस साइन, द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू जीरो, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू जीरो। किसी के मैक्सिमम मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट ही है कि उसका आप डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, जीरो कर, और बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन शियर फोर्स होता है। चलिए, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, अगर कहीं पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, देखिए कोई करता है ऐसे बेंडिंग मोमेंट, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट एक तरफ क्या है पॉजिटिव और एक तरफ बेंडिंग मोमेंट क्या है नेगेटिव, तो इस बीम का क्या होने वाला है, इधर से तो हॉगिंग सैगिंग होगा, इधर लेफ्ट साइड क्या कहेगा सैग करो, और राइट साइड क्या कहेगा हॉक करो। ये राइट साइड इधर मोड़ना चाहेगा, हॉगिंग, नेगेटिव मतलब हॉगिंग, ऐसे घुमाना, और सैगिंग का मतलब ऊपर, ये भी अगर ऊपर घुमाता तो सैगिंग होता, तो ऐसे इधर सैगिंग होगा पॉजिटिव के कारण और इधर हॉगिंग होगा। तो जब आपका कर्व ऐसे बीम हो जाएगा, ये इधर मोड़ना चाहेगा और वो उधर मोड़ना चाहेगा, तो बीम ऊपर की तरफ नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और ये डिटेल लेक्चर आप 6 में देख सकते हैं, लेक्चर 6 में बहुत डिटेल में इसको हमने कराया, थोड़ा सा तेजी से आज करा रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वह पॉइंट होता है जहां पर बीम अपने कर्व का नेचर बदलता है, मतलब ये अभी ऊपर से गड्ढा है, ये ऊपर से उभार हो गया, तो बीम अपने डिफ्लेक्शन का नेचर बदले, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है, इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और यहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, और जब साइन चेंज करता है तो बीच में क्या होता है जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सारी बातें एक साथ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोनों जगहों पर बेंडिंग, मतलब दोनों एक ही बात है, दोनों में बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा, और बीम के डिफ्लेक्ट होने की कर्व की प्रॉपर्टीज इनवर्स होगी, मतलब एक अगर नीचे की तरफ गड्ढा है तो एक ऊपर की तरफ गड्ढा हो, कर्व अपना नेचर चेंज करे। तो बेंडिंग मोमेंट इज जीरो कहां पर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट आपका क्या होने वाला है 3। खैर आगे पढ़ते हैं। लोडिंग इज कांस्टेंट, तो यहां पे लोडिंग इज कांस्टेंट, लोड इंटेंसिटी नहीं समझना, लोडिंग कांस्टेंट मतलब पॉइंट लोड, लोड इंटेंसिटी अलग होता और लोड अलग होता खैर लोडिंग में आप जनरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते, और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे उस समय आपका शियर फोर्स का स्लोप कांस्टेंट हो। तो यहां पे क्या होगा, द स्लोप ऑफ शियर फोर्स इज जीरो नहीं कांस्टेंट। अगर पॉइंट लोड है तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स जीरो होगा, लेकिन अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, लोडिंग इज कांस्टेंट है, तो या तो आप इसको पॉइंट लोड मानिए तब शियर फोर्स का स्लोप जीरो। अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उस समय मतलब ये W कांस्टेंट है, और W क्या होता है dB अपॉन dx कांस्टेंट है, और dB अपॉन dx क्या होता था, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है।
तो क्या है, द स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम। कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट लोड है तो 0। बात समझ में? तो क्या हो गया 4213, 4213 सी पार्ट 4213 हो गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपके गेट और ईएस के ही क्वेश्चन है। गेट और ईएस में ही आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन कर देखते हैं। अ लोडेड बीम शोन इन द फिगर बिलो, नीचे एक लोडेड बीम आपको दिखाई गई, ये बीम है। अब आप इसको देखें तो भैया ऊपर से 3 लोड W लग रहा है, नीचे से 2 सपोर्ट के रिएक्शंस हैं, समझ गए। L इधर दूरी, L इधर दूरी है, ये भी आपका L ही होगा क्योंकि बीच की दूरी 2L है। लगता है कि सिमेट्रिक लोडिंग है, ये सब चीजें देख के समझे ना, W W W, हाँ सब कुछ। तो ये रिएक्शन 1.5 W हो जाएगा, आधा आधा बंटवारा, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है। 3 W है, 3 W का आधा तो 1.5 W हो गया, रिएक्शन हो गया। अब अगर इसका शियर फोर्स बनाए, शियर फोर्स डायग्राम बनाए, इसी के जस्ट नीचे शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम इसी के जस्ट नीचे बनाए, ये X हो। अब अगर यहां सेक्शन लोगे तो W नीचे की ओर है, यहां सेक्शन लोगे W क्या है, नीचे की ओर है, तो ये -W हो गया। बाएं साइड अगर नीचे लोड है तो निगेटिव होता है, बाएं साइड का नीचे का लोड क्या होता है, निगेटिव। और तुरंत आप -1.5W, यहां पर जब जाएंगे तो 1.5W ऊपर चला गया, तो -W में 1.5 और तो आधा W हो जाएगा, यहां पर W/2 पॉजिटिव हो जाएगा। चेंज कितने का होगा, 1.5W का चेंज। 1 जैसे सडन लोड है ना, कंसंट्रेटेड लोड है, अचानक से ऊपर होगा, कितना 1.5W, तो अगर 1.5 था आधा निकल, 1.5 में से 1 निकल गया तो 0.5 बचेगा, W/2 बचेगा, चलते रहे। फिर W कम हो गया, फिर W कम हो गया, तो W कम होगा तो ये -W/2 आ जाएगा। अरे भाई W/2 में से W कम हुआ तो -W/2, और फिर 1.5 आपका ज्यादा हो गया तो फिर आपका W हो गया, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव W हो गया। ये चेंज कितना हुआ, 1.5W, ये चेंज कितना हुआ, 1.5W। तो आपको अब शियर फोर्स डायग्राम यहां से -W, अचानक 1.5W गया तो W, फिर W कम हुआ -W, और फिर आपका W 1.5W ज्यादा हुआ तो W हो गया। तो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया। इसी में अगर हम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा गया है, बेंडिंग मोमेंट पूछे ऐसे ऐसे, जितने पार्ट है उतने डिवाइड कर लीजिए X। अब बताइए, पहले ये W इंटू L, इसका एरिया क्या है, निगेटिव, लीनियर होगा, लीनियर होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन एरिया कितना है, W इंटू L, ये हो गया W इंटू -W इंटू L। घटा है भाई, निगेटिव है इसलिए घटा। अब क्या, W/2 इंटू L, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, एरिया चेंज इन, तो आपका ये एरिया W/2 इंटू L, आधा WL/2 गया, तो WL में से WL/2 चला गया तो -WL/2 ही तो बचा। अब ये प्लस होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये एरिया बढ़ेगा। फिर आप देखेंगे फिर ये घटेगा, फिर लेकिन अब कितना घटेगा, फिर -WL/2 घटेगा, तो अब जब घटेगा तो -WL फिर हो जाएगा, और फिर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे शेप बनेगा, -WL फिर बढ़ के -WL/2, फिर -WL, फिर 0, ये शेप होगा। कहां पर है तो ए पार्ट। अगर हम यहां पे वैल्यू पूछें तो -WL, यहां पर वैल्यू पूछें तो -WL/2, फिर यहां पर अगर पूछें तो -WL, और ये क्या हो गया, 0। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए, ये अगर कांस्टेंट है, शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है, तो ये आपका लीनियर होना तय है। निगेटिव है तो घटेगा, -WL हो गया, फिर पॉजिटिव है, लेकिन ये पूरा एरिया अगर आप निकालोगे तो लंबाई तो L ही है ना, ये क्या आएगा, W/2 इंटू L, और ये एरिया इतना ही तो चेंज होगा, -WL था, यहां पहुंचते हुए
WL/2 चेंज होना चाहिए, तो ये माइनस WL/2 हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप चेंज कराओगे, बढ़ना है, फिर माइनस WL, क्योंकि माइनस WL/2 से फिर उतना एरिया घट जाएगा, तो माइनस WL फिर ऐसे। तो आपका ए पार्ट, अब इसमें एकदम पास जीरो नहीं होगा, शेप देखो ऐसे, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आई? तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो गया? ए पार्ट। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बहुत शानदार है, ठीक है। अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ बीम्स। बीम के केस में फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे टाइम के साथ मत समझिए, डिस्टेंस के साथ। तो यह क्या है? dB/dx। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एट द पर्टिकुलर सेक्शन। तो रेट ऑफ लोडिंग नहीं, आप लोड इंटेंसिटी समझिएगा, लोड इंटेंसिटी। तो लोड इंटेंसिटी एक तरीके का रेट ऑफ लोडिंग ही है भाई, कि पर मीटर इतना, लोड नहीं, लोड इंटेंसिटी पर मीटर W इंटेंसिटी है, कि 1 मीटर में W किलो न्यूटन पर मीटर है। बात समझ आए? तो लोड के बराबर नहीं होता। शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप लोड क्या, लोड की वहां पे इंटेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड। अगर लोड इंटेंसिटी 0 तो वहां पर शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप 0 होना तय है। लोड इंटेंसिटी, लोड नहीं। बात समझ में आ रही? तो फिर से जैसे मान लीजिए कोई एक बीम था, उसमें ऐसी लोडिंग है, तो यहां पर अगर देखें, यहां लोड इंटेंसिटी 0 है, यहां लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो यहां पर जब आपका शियर फोर्स बनेगा तो उस शियर फोर्स का यहां पे स्लोप 0 होगा, पर यहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा। इस वाले सेक्शन का स्लोप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो लोड इंटेंसिटी जो होगी उसके हिसाब से। तो खैर सही है, ये सारी बातें नोट कर लेते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ लोडिंग एट द पर्टिकुलर सेक्शन, सही है। वैसे एक्चुअल में नेगेटिव होता है, इक्वल टू माइनस dB/dx। V क्या है? शियर फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू द शियर फोर्स एट द पर्टिकुलर सेक्शन, सही बात। कहीं पर भी आपका dm/dx जो होता है वही शियर फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स। अगला, मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम अकर्स। अब देखिए क्या पूछा गया है? शियर फोर्स मैक्स। अब बताइए शियर फोर्स मैक्स या मिनिमम जहां होगा, आप कहां बताएंगे? जहां पर इसका स्लोप आपका क्या हो? 0 हो। क्योंकि किसी के मैक्सिमम मिनिमम का पहला कॉन्सेप्ट यही आप करते हैं भाई, कर्व आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो जहां मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पर स्लोप गारंटीड, कॉन्टिन्यूअस कर्व का स्लोप वहां पे गारंटीड क्या होगा? 0 होगा। किसी भी कॉन्टिन्यूअस कर्व के, कॉन्टिन्यूअस कर्व क्या होते हैं इस पे आप मैथमेटिक्स में हम पढ़े होंगे, लेकिन कभी बता देंगे। तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस कर्व के मैक्सिमम या मिनिमम होने की एक कंडीशन है कि वहां पर उसका स्लोप क्या होगा? 0। तो मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम अकर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम अकर्स एट अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज 0, नहीं, मैक्सिमम शियर फोर्स एट अ पॉइंट अकर्स व्हेन द स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0। व्हेन द स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0, द स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इक्वल टू लोड इंटेंसिटी, मींस द लोड इंटेंसिटी इज 0। तो शियर फोर्स वहां मैक्सिमम मिनिमम होगा जहां पर लोड इंटेंसिटी 0 होगी। तो पढ़ते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ बीम अकर्स व्हेयर द बेंडिंग मोमेंट इज आइदर 0 और बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। तो आइदर 0 या फिर वही, या तो 0 हो या साइन चेंज हो, तो बात एक ही है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के 0 होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम हो। हाँ, बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम होने का ये जरूर मतलब है कि वहां पे शियर फोर्स 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट तभी मैक्सिमम होगा जब उसका स्लोप 0 होगा, और स्लोप क्या है? शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम व्हेन द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू 0, व्हेन द शियर फोर्स डायग्राम इक्वल टू 0, बट शियर फोर्स इज मैक्सिमम where the slope of shear force diagram equal to 0, the load intensity equal to 0। तो ये गलत बात लिखा है भाई, बेंडिंग मोमेंट के 0 होने से स्लोप मतलब शियर फोर्स मैक्सिमम मिनिमम
नहीं होगा, वो एक आध केस में हो जाए पर कंडीशनल मतलब कॉन्सेप्चुअली ये नहीं होगा। तो 1 एंड 2 सही है। कौन कौन सही है? 1 एंड 2। कौन कौन सही है? 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क रखेंगे, ठीक है। अ बीम ऑफ लेंथ 4L, कोई एक बीम जिसकी लंबाई क्या है? 4L is simply supported on 2 supports with equal overhang L। तो इसको हम सिंपली सपोर्ट किए और दोनों तरफ ओवरहैंग जो है वो क्या है? L। दोनों तरफ ओवरहैंग क्या है? L। तो बीच की दूरी क्या बची? 2L। फिर से पढ़ते हैं, अ बीम ऑफ लेंथ 4L, कोई एक बीम है जिसकी लेंथ 4L is simply supported on 2 supports with equal overhang L। दोनों तरफ ओवरहैंगिंग क्या है? L on either side and carries, either side मतलब इस साइड भी और इस साइड, either मतलब किसी भी साइड, दोनों तरफ आपका ओवरहैंग क्या है? L। बीच का लोड 2L है, ठीक है। कैरीज 3 इक्वल लोड, 3 इक्वल लोड है, 1 ईच एट फ्री एंड, एक आपका 1 ईच एट फ्री एंड। 3 इक्वल लोड्स हैं, 3 इक्वल लोड्स, 1 ईच एट फ्री एंड्स, 1 ईच एट फ्री एंड्स पर अलग अलग, एंड द थर्ड एट द मिड स्पैन, एकदम बीचों बीच में थर्ड है। समझ में आया बात? तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम था जो दोनों तरफ इक्वली ओवरहैंग था, दोनों साइड में W लोड लग रहा था, बीच में लोड W लग रहा था। अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। Which one of the following diagram represent the correct distribution of shear force diagram? तो shear force on the beam, shear force diagram आपको बनाना है। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप यहां W, यहां पे आप क्या लगाओगे? W लोड लगाओगे, यहां पर भी W, बीच में भी W, यहां पर कुछ रिएक्शन होगा, यहां पर कुछ रिएक्शन होगा। अगर ये आपका सिमेट्रिक है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो ये 1.5 W आएगा और ये भी 1.5 W आएगा। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम आपको बनाना है, बहुत आसान है। पार्ट में बांट लीजिए। शियर फोर्स डायग्राम इधर से देखें तो -W, इतने पूरे सेक्शन में कहीं भी आप सेक्शन आप कट करेंगे तो नीचे बाएं साइड नीचे की ओर निगेटिव होता है, -W। 1.5 उठ गया, 1.5, क्योंकि सडनली 1.5 का चेंज होगा तो ये W/2 आएगा, W/2 इस पूरे सेक्शन में। इस पूरे सेक्शन में देखें W नीचे और 1.5 W ऊपर, तो W/2 आ गया, W/2 आपका ये आ गया। डायग्राम बन रहा है, देखते रहिए, -W, फिर इधर W, और ये चेंज कितना हुआ? 1.5 W। चेंज कितना हुआ? 1.5 W आपका चेंज हुआ। फिर अचानक W नीचे, तो फिर W जब नीचे होगा तो -W/2 आ जाएगा। ये चेंज कितना होगा? W। तो W/2 और -W/2 के बीच में अंतर W का है। फिर अचानक 1.5 ऊपर, तो अब W ऊपर हो जाएगा। ये चेंज 1.5 W का है, चेंज पर डे आधा नीचे था तो 1 ऊपर, तो ये फाइनली वैल्यू कितनी होगी? W। तो इसका डायग्राम कैसा होगा? पहले निगेटिव, फिर कुछ ऊपर, लेकिन ये भी गलत है, W 1.5 W ऊपर होगा। तो ये भी बीच में लीनियर तो बात ही नहीं करनी, बीच में लीनियर की तो बात ही नहीं, और ये भी नहीं। तो ये डायग्राम कैसा होगा? पहले W, फिर -W/2, फिर ऐसे, फिर आपका फिर W से W/2, ये आपका -W, और ये आपका W/2, क्योंकि 1.5 ऊपर चला गया, -W/2, और ये क्या होगा? W। तो ऐसे शेप बनेगा। ये शेप की बस केवल बात की थी, वैल्यू पर नहीं। यहां अगर डायमेंशन इक्वल भी दिया तो कोई इससे दिक्कत नहीं, शेप ऐसा होगा। समझ में आ गया होगा सबको? तो पहले -W, किसी भी सेक्शन पे जाए -W, अचानक 1.5 ज्यादा होगा, फिर आपका W नीचे, फिर तो अभी ये क्वेश्चन हमने किया भी था डिटेल में, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा आंसर हुआ? D पार्ट। आंसर कौन सा हुआ? D पार्ट। लीनियर का तो सोचेंगे नहीं, ऐसे कुछ स्टेप वाइज होगा, पर स्टेप वाइज ये D सही, स्टेप वाइज सही कौन है? D पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क रखिएगा। A simply supported beam is subjected to distributed loading as shown in the diagram given below. What is the maximum shear force in the beam? अब देखिए इसमें क्या है कि भैया जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे, लोड तुम ऐसे रहो, लोड ऐसे रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर R1 और यहां पर R2, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम देखें तो दोनों सिमेट्रिक है, और जब सिमेट्रिक है तो टोटल लोड का आधा, तो ये ट्रायंगल आधा लोड इस पर लगे आधा उस पर लगे, तो कितना ये आएगा? ये आएगा WL/2/2। कैसे भैया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई तो W है, आधार कितना है? L/2, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो R1 आपका आ गया WL/4 और R2 भी आएगा WL/4। R1 R2 सिमेट्री से बता दिए कि WL/4 W। अब इसमें आप शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। इसमें आप क्या बनाने वाले हैं? शियर फोर्स डायग्राम। ध्यान से समझिएगा। तो एकदम कोने पर WL/4 होगा, एकदम कोने पर WL/4 होगा। अगर ये लीनियर है, ये लोडिंग क्या है? लीनियर है, तो ये पैराबोलिक होगा। अगर ये लीनियर है तो ये पैराबोलिक गारंटी होगा। और यहां पर आपका लोड इंटेंसिटी 0 है, तो पहले स्लोप क्या होगा? 0, ऐसे पैराबोलिक, और फिर ऐसे ऐसे पैराबोलिक। तो यहां पर भी ये भी पैराबोलिक होगा WL/4, पर ये निगेटिव होगा। ये WL/4 क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि यहां पर भी WL/4। अब कैसे आपने ऐसे बना दिया भाई? एकदम कोने पर तो रिएक्शन के बराबर ही शियर फोर्स होगा ना, और जैसे से आगे बढ़ेंगे ये पूरा लोड शियर फोर्स को घटाएगा। अब यहां पर लोडिंग था नहीं, तो यहां पे शियर फोर्स आपका स्लोप 0 होगा। शियर फोर्स का स्लोप ही तो लोडिंग होता है, तो यहां पर भी लोडिंग नहीं है, तो यहां इसका स्लोप क्या होगा? 0। और यहां बीच में लोडिंग मैक्सिमम है, तो यहां पर स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम। और हर जगह स्लोप देखेंगे कम होता जाए। यहां स्लोप 0 से ऐसे निगेटिव, और फिर निगेटिव से 0, निगेटिव से क्या हो गया? 0। तो ये आपका मैक्सिमम आपका मान पूछा जाए तो मैक्सिमम WL/4 चाहे यहां का चाहे यहां का, मैक्सिमम मान किसका? व्हाट इज द मैक्सिमम शियर फोर्स? शियर फोर्स डायग्राम समझ में आया? ये शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? पैराबोलिक। भाई पैराबोलिक क्यों? पैराबोलिक क्यों? क्योंकि ये लीनियर था, तो जो लोड लीनियर होगा तो शियर फोर्स आपका पैराबोलिक होगा, और बेंडिंग मोमेंट आपका क्यूबिक होगा। बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा? क्यूबिक होगा। अगर ये लीनियर है तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इसी को बोला जाता है। तो अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो उस केस में शियर फोर्स पैराबोलिक, बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक। शियर फोर्स पैराबोलिक, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? क्यूबिक होगा। तो ये बात आप ध्यान से समझदारी से रखिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये पैराबोलिक है, पहले स्लोप 0, क्योंकि इसका स्लोप ही यहां लोड है। अच्छा, यहां पर अगर ये स्लोप आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये यहां पर इसका मान कुछ है, ये आपको दिया हुआ है, यहां पर ये मान दिया हुआ है, तो इसका यहां पर स्लोप बताओ। तो इसका जो स्लोप यहां पर है, यहां पे जो इसका स्लोप है वही यहां पर मान पर निगेटिव वैल्यू। अगर ये मान लीजिए 5 दिया हो तो यहां पर इसका स्लोप 5 नहीं -5 होगा। बस इतनी सी बात है। इसके स्लोप का निगेटिव यहां लोड होता है। अगर यहां पर स्लोप पूछे 0, यहां पर स्लोप पूछे तो 0। बात समझ में आ रही? यहां पे जो मान दिया है यहां पर उसका वही स्लोप होगा, यहां पर उसका वही स्लोप क्या होगा? तो समझ गए ना? जो मान लोड इंटेंसिटी जो होती है वही इसकी स्लोप, निगेटिव स्लोप होती है। अगर ये 5 है तो ये -5 यहां पर स्लोप होगा। यहां पर स्लोप, यहां पे क्या है? इसकी इंटेंसिटी 0,
यहां पर इसकी इंटेंसिटी क्या है, 0, कोई लोड नहीं है, तो यहां पर इसका स्लोप गारंटीड 0 होगा। खैर मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा गया था, तो मैक्सिमम शियर फोर्स क्या आ गया, WL/4। और अगर यहां मिड स्पैन पर यहां पर शियर फोर्स पूछा जाए तो यहां पर शियर फोर्स क्या होगा इस केस में, 0। ऐसी लोडिंग के केस में यहां पर शियर फोर्स 0 होगा, यहां पर शियर फोर्स आपका क्या होगा, 0। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बात आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के लिए शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। चलिए, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 2 मीटर लेंथ, कोई कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई क्या है, 2 मीटर है, कोई बात नहीं। A cantilever beam of 2 meter length supports a triangularly distributed load over its entire length. ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब ट्रायंगल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वो भी क्या है, ओवर इट्स एंटायर लेंथ, द मैक्सिमम ऑफ व्हिच इज एट द फ्री एंड। तो ध्यान रखिए, ऐसे 0 से शुरू होकर फ्री एंड पर मैक्सिमम है। ये ट्रायंगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये ट्रायंगुलरली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और 2 मीटर इसकी लंबाई है। इसका जो मैक्सिमम ऑफ व्हिच, भाई मैक्सिमम आप इधर तो ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे भी तो बना सकते थे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पर ये नहीं कहा है, ये आपका कहा है कि फ्री एंड पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ऑफ व्हिच इज एट फ्री एंड। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे, ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है, ऐसे ट्रायंगुलरली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसकी लंबाई क्या है, 2 मीटर है, इसकी लंबाई क्या है, 2 मीटर है, ठीक है। ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ, द मैक्सिमम ऑफ व्हिच एट फ्री एंड, द टोटल लोड, देखिए लोड इंटेंसिटी नहीं दिया, टोटल लोड, तो टोटल लोड आपको दिया है, टोटल लोड इक्वल टू 37.5 किलो न्यूटन, टोटल लोड। अब बताइए, अगर ये W यहां पर हो, ये इंटेंसिटी यहां पे क्या हो, W, तो टोटल लोड क्या होगा, 1/2, आधार है 2 इंटू W, यही तो आपका, इसका एरिया ही तो टोटल लोड होता है। तो ये आपका आ गया 1/2 इंटू W, और ये क्या है 37.5। तो किसी का अगर W निकालने का मन भी करे कि ये W क्या होगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं, कुछ W मान लिए, कुछ W मान लिया, इसका एरिया क्या होगा 1/2, आधार 2 है इंटू W, आधार 2 है इंटू W इक्वल टू 37। तो इससे आप W का मान निकाल सकते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है W निकाल, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आगे, टोटल लोड इज 37.5, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स एंड। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, यहां पर रिएक्शन, यहां पर मूवमेंट, और ऐसे एक्सियल रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम यही तो होगा। अब इसका लोड भी तो होगा, तो इसका टोटल लोड जो आपको दिया है वो 37.5 दिया, कहां पर लगेगा, तो हैवी साइज से h/3 डिस्टेंस पर, h मतलब 2/3 डिस्टेंस पर, तो ये कितना आएगा, ये क्या आएगा 4/3। अरे भैया, यहां से ये h/3 डिस्टेंस पर ही तो लगेगा, अपने सेंट्रॉइड पर लगेगा, और सेंट्रॉइड क्या है, पूरी हाइट 2 है, तो ये सेंट्रॉइड आपकी कितनी दूर आएगी, 2/3 मीटर फ्री एंड से, और इधर से 4/3, इधर से 2h/3 होता है, तो 2 2 दूनी 4। अब ये हो गया ना, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया सब लोग का, सब लोग बस फ्री बॉडी डायग्राम। सर यहां पर Fy, Fx और मूवमेंट, फिक्स एंड है, तीनों रिएक्शन है, फिक्स एंड है तो तीनों रिएक्शंस आएंगे, वही हमने दिखा दिया। बस यही बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना, कहां पर बेंडिंग मोमेंट, फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट, यही वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना यार, उसके अबाउट नेट मोमेंट 0 कर दे, इसकी W की जरूरत नहीं है, इसके W की जरूरत नहीं। कुछ लोग फार्मूला रटते हैं तो उनको W निकालेंगे फिर फार्मूले में रखेंगे, तो फार्मूला रट के तो नहीं हम करेंगे, चाहे जो हो जाए, हमें याद भी नहीं है फिलहाल। तो क्या होता है, आइए अब इसी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, तो ये दोनों तो कहेंगे ना मुन्ना ना, हम तो ना आएंगे, तो इसी के अबाउट नेट मूवमेंट इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव मान लेते हैं।
अब बताइए, तो यहाँ पे m ऐसे और माइनस ये दोनों तो कहे हम तो नहीं कोई मूवमेंट डेवलप करेंगे क्योंकि हम आपके पास से गुजरा, और ये क्या होगा 37.5 तो लोड है और ये क्या है 4/3 डिस्टेंस पर है इक्वल टू 0। m एंटी क्लॉकवाइज यहां लग रहा है और यहां से आप 4/3 डिस्टेंस पर गए। 4/3 कैसे है समझ पा रहे हैं ना, पूरी दूरी 2 है तो ये 4/3 ही आएगा और 37.5 टोटल लोड है। तो और ये इससे पूछे थे कहेगा हम क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, ये किधर घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स एंड इक्वल टू, आप देखेंगे 3 से काट दें तो 3 × 3 और 3 दूनी 6 और 3 × 5 15, 12.5 आएगा ना, तो 12.5 × 4 तो 12 चौक 48 और 4 50, कितना क्या होगा ये आंसर किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये लोड किलो न्यूटन है और ये आपका मीटर है, तो किलो न्यूटन मीटर। तो 12 चौक 48 क्या हो जाएगा 50 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब अगर mm में पूछा गया, ये यूनिट थोड़ा यहां ध्यान देना है, 50 × 10⁻⁷, खैर 50 आंसर एक ही है तो आप मार तो सही है दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 कंफ्यूजिंग होता तो आप देखेंगे इसको, अगर 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दें तो 50 × 10⁻6 न्यूटन mm, 50 × 10⁻6 न्यूटन mm। समझ में आ गई बात? तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस पर हम फोकस कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो गया 50 × 10⁻³ 6 न्यूटन mm। अगला, एक कोई कैंटिलीवर बीम था जो 2 मीटर लंबा था और ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को सह रहा था, ये लिखा हुआ द मैक्सिमम ऑफ विच एट द फ्री एंड, ठीक है, जो इसका फ्री एंड है वहां पर मैक्सिमम है, क्योंकि आप इधर से h/3, अगर ये उल्टा होता तो इधर से h/3 होता। ये थोड़ा डायमेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात होगी, ऐसे लग रहा है टोटल लोड। अब यहां पे लोड इंटेंसिटी का मान नहीं दिया है, यहां इसका W का मान नहीं दिया, टोटल कुल मिला के जो लोड है वो क्या है 37.5। तो 37.5 लग कहां रहा होगा इसके सेंट्रॉइड पर, लग कहां रहा होगा इसके सेंट्रॉइड पर, और सेंट्रॉइड कितनी दूरी पर होगा बड़े वाले से h/3 दूरी पर, और h यहां 2 है, यहां पर h क्या है 2 है, तो यहां पे h/3 हो गया 2/3। तो इतनी दूरी पर इतना हमने लगा दिया। अब फ्री एंड पर फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट का मान पूछा गया, तो इसी के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। ये 37.5 4/3 दूरी पर होगा, आपने वही गुणा कर दिया, 37.5 का ये 12.5 हो गया और 12 चौक 48 50 हो गया, और 50 किलो न्यूटन मीटर हुआ, न्यूटन मीटर में 10⁻³ से, न्यूटन mm में 10⁻6 से। ठीक है, तो आज के दिन हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल लेक्चर्स किए, ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायग्राम नहीं देके न्यूमेरिकली भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बशर्ते आपको थोड़ी बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड हैं, आपको फिर हम और आपके बुक से लो लेवल के भी क्वेश्चंस कराएंगे, पर अभी क्वेश्चन सारे शानदार हैं। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, आपकी जिम्मेदारी है, सब सारे बच्चों तक आप पहुंचाएंगे, हम हर बार शेयर नहीं कर सकते। सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी दबा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और भी हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।